और जिस व्यक्ति को खिताब प्राप्त था जनता का थानेदार, ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या की और आत्महत्या के साथ जो सुसाइड नोट वो देकर गए, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैं कायर नहीं, पर मैं चारों तरफों का दबाव और प्रेशर को झेल नहीं पा रहा, इसलिए मैं मर रहा हूं। पूरी घटना हुई कल सुबह। इस घटना की जानकारी सुबह 9 साढ़े 9 बजे अधिकारियों को मिली और उसके बाद उनके परिवार के लोगों को टेलीविजन के समाचार से ये मालूम पड़ता है कि उनके परिवारजन ने, उनके भाई ने आत्महत्या कर ली, उनके भाई की मृत्यु हो गई। आज जब पूरी घटना चक्र घूमा और हम सब लोग वहां पहुंचे और उसके बाद जो समझौता हुआ, उस समझौतों के अनुसार जो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर नंबर 147/2020 थाना राजगढ़, उस एफआईआर के कंटेंट मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और एक अमानवीय चेहरा जो अपने आप को संवेदनशील कहने वाले पुलिस के आला अधिकारियों के हैं, उनको आरोपित भी करना चाहता हूं। ये एफआईआर बड़े जद्दोजहद के बाद आज सुबह लिखी गई। एफआईआर 24/5/2020 वक्त 8 बजे एफआईआर करने वाले, दर्ज कराने वाले हैं श्री संदीप पुत्र किशन कुमार, जाति बिश्नोई, निवासी 30 PS चिमनपुरा, तहसील रायसिंहनगर, जिला गंगानगर का हूं। विष्णु दत्त पुलिस निरीक्षक मेरे बड़े भाई हैं। वह थाना राजगढ़ में थाना अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 23/5/2020 यानी कल को वक्त करीब 11:30 बजे मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। मेरा आरोप है कि जब 9:30 बजे इस बात की घटना पुलिस के आला अधिकारियों को मिल गई थी, सामान्य रूप से भी हम इस प्रकार की घटना में परिजनों को सूचित करते हैं। ये क्या कारण है कि पुलिस के आईजी और एसपी के पहुंचने के बाद भी उनके परिजनों को सूचित नहीं किया? उनकी मृत्यु हो गई है, टीवी के माध्यम से मुझे पता चला। मेरे माता पिता को भी किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा इस बाबत सूचना नहीं दी गई। उसके पश्चात मैं अपने गांव से रवाना होकर राजगढ़ पहुंचा। विष्णु दत्त अपने सरकारी क्वार्टर के अंदर पंखे पर लटके हुए थे। मेरे बड़ा भाई विष्णु दत्त की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मैंने पूर्व में आज ही थाना राजगढ़ में मर्ग दर्ज करवाई है, किंतु पूछताछ करने पर पता चला है कि विष्णु दत्त के 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने अत्यधिक दबाव होने, वो चारों तरफ से प्रेशर बनाने के साथ यह भी जानकारी लिखा है कि वो इस प्रेशर को सहन नहीं कर सकते। उन्होंने थाना राजगढ़ के रोजनामचे में आम में इस दबाव के बारे में कई रपटें डाली है। मेरी मांग है कि विष्णु दत्त के छोटे भाई ने जिन रपटों की जांच की है रोजनामचा आम में, वो सार्वजनिक किए जाए। विष्णु दत्त को रपटे डाली है कि विष्णु दत्त तंग व परेशान किया गया, उस पर अनुचित दबाव डाला गया, उसे किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर आईपीसी की धारा 306 मजमून अपराध धारा 306 में आना पाया जाता है। अनुसंधान अधिकारी को विकास अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय CID CB जयपुर को इसकी रिपोर्ट जांच सौंपी। यक्ष प्रश्न यह है कि रोजनामचा आम जो एक तरह से सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, किसी भी पुलिस कर्मचारी की आमद और आना जाना उसमें दर्ज है,
उसमें जो बातें दर्ज है, जिस बातों में स्पष्ट उल्लेख है कि विष्णुदत्त को कुछ लोगों का अनुचित दबाव था उन पर, ये हमारी मांग है कि उसका खुलासा होना चाहिए। इसके पश्चात एक पत्र है जिसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जिला कलेक्टर ने अनुशंसा की है। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता होगी। जुडिशियल जांच जिस के लिए सरकार ने मंजूरी दी है उनके परिजनों को, और हमारी मांग है कि इसके अंदर प्रोसेस को इसको जल्दी इसका प्रारंभ किया जाए, इसके टर्म और रेफरेंस तय किया जाए, और 1 मैन कमीशन रहेगा, 2 मैन कमीशन रहेगा। ये बात साफ आनी चाहिए क्योंकि ये घटना छोटी घटना नहीं है। इसके बाद दूसरी जो बात है वो कुछ मीडिया के साथियों के पास एक पत्र वायरल हुआ है। इस पूरे पुलिस स्टेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी नफरी 39 है। 3 एसआई है, 3 एएसआई है, 3 हेड कांस्टेबल है, बाकी कांस्टेबल्स है। वो लिखते हैं कि आज दिनांक 23/5/2000 को जो दुखद घटना श्रीमान एसएचओ के साथ हुई है उसमें हम संपूर्ण मुलाजिमान भयभीत है। आए दिन रोजमर्रा की ड्यूटी करते समय छोटी जाती बातों को लेकर हमारे उच्च अधिकारियों को झूठी और मिथ्यापूर्ण शिकायतें श्रीमती विधायिका महोदय सादुलपुर द्वारा व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा करते हैं, जिससे हाल ही में सज्जन कुमार हेड कांस्टेबल, इंद्र हेड कांस्टेबल, राजेश कनिष्ठ चालक कांस्टेबल चालक व मनोज कांस्टेबल को झूठी मिथ्या शिकायत का शिकार होकर पुलिस लाइन जयपुर चूरू में रवाना किया, जिसमें हम सभी पुलिस थाना राजगढ़ के मुलाजिमीन भेदित हैं। अतः फिर लिखा है हमारा मनोबल टूट गया और उन्हें अतः सामूहिक रिपोर्ट पेश कर हमारा राजगढ़ थाने से अनंत स्थानांतरण फरमाने का टिकट पर हमने इस सारी बातें एडिशनल डीजीपी राजीव शर्मा के संज्ञान में लेकर आए। मेरे साथ हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे जिला प्रमुख, हमारे सांसद, हमारे विधायक बिहारी लाल सहित सभी लोगों ने, हमने उनको कहा है कि ये रिपोर्ट ये इंगित करती है, एक ने नहीं, ये 3 एसआई, 3 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल और बाकी कांस्टेबल, इन्होंने ये लिखा है कि हम रोजमर्रा के काम में ड्यूटी में करते समय हमारे स्थानीय विधायिका और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा हमें अनुचित दबाव दिया जाता रहा है। किस प्रकार का पुलिस तंत्र चल रहा है, मेरा आरोप है कि ये कहानी घर घर की कहानी की तरह थाने थाने की कहानी बन गई। बड़ी मात्रा में थाने के अंदर वही लोग सक्षम माने जाते हैं जो जनता से धन लूट कर अपने अलग अलग चैनलों के माध्यम से राज में बैठे लोगों के पास पहुंचाते हैं। ये पहली बार हुआ है जब सारे मुलाजिमीन ये इकट्ठे होकर एक साथ अपने आईजी को पत्र लिखें और उसके साथ वो प्रमाण भी दें। आज जिस आधार पर विष्णुदत्त कर्तव्य की बलवेदी पर चढ़ा है, हमारा सवाल है क्या परिस्थितियां थी सज्जन कुमार हेड कांस्टेबल, इंद्र हेड कांस्टेबल, राजेश चालक जो उनका खुद का ड्राइवर था और मनोज जो उनका रीडर था, इनका स्थानांतरण करने की। पिछले 6 महीनों के अंदर ताश के पत्तों की तरह पुलिस के अंदर कोरोना वायरस के रूप में काम करने वाले, ड्यूटी में करने वाले छोटे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और एएसआई, इनके लगातार स्थानांतर किए जाते रहे हैं, लाइन हाजिर कर किए जाते रहे। राजनेताओं के दबाव में मैं समझता हूं कि ये पुलिस के प्रशासनिक तंत्र का एक विभिन्न चेहरा सामने आया है। और उसके साथ ही जो व्हाट्सएप जारी हुए उसके अंदर कुछ व्हाट्सएप हमने रिकॉर्ड पर दिए हैं। उन्होंने खुद ने लिखा है एमएलए बहुत बकवास है, पुलिस स्टेशन के न्यू बिल्डिंग
बनवाने में मैंने टोटल 41 लाख लगे हैं। एमएलए बोल रही है कि मैंने 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, 1.5 करोड़ रुपए लगे और 3.5 करोड़ रुपए मैं खा गया। आज तक रुपया रिश्वत नहीं मैंने ली। आप सब लोग वाकिफ हो उनसे। वो व्यक्ति छापर में रहे, विदासर में रहे, अपने यहाँ भी रहे। मैं मेरे संसदीय जीवन में तो कह सकता हूँ कि मैंने आज तक इस प्रकार की शिकायत नहीं सुनी। और यहाँ तक कि उन्होंने, मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एप्लीकेशन दे रहा हूँ ये, और उसके बाद इनका खुद का डिक्लेरेशन कह रहा है कि चूरू जिले में पुलिस तंत्र बेखौफ होकर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है। सभी लोग दबाव में हैं। और विष्णुदत्त ने एक रात पहले जो व्हाट्सएप में अपने मित्र को कहा कि सरकारी अधिकारी कमजोर है, उच्च अधिकारी कमजोर है, मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इस प्रकार के कमजोर अधिकारियों के हाथ में जिलों की कमानें सौंप रखी है, जिनसे उनके खुद के मातहत लोग कह रहे हैं कि इन कमजोर उच्च अधिकारियों की वजह से हमारा मनोबल टूटा हुआ है। हालांकि न्यायिक जांच की मांग, और उस मांग के अंदर जब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, हम भी सार्वजनिक नोटिफिकेशन के बाद अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने सारे तथ्य रखेंगे। पर मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जब वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में पूरा विश्व है और कोरोना योद्धा के रूप में चूरू के 46, 47, 48 डिग्री के तापमान में हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सड़क पर खड़े हैं, और इस प्रकार के टूटे हुए मनोबल से वो किस प्रकार ड्यूटी का अंजाम देते हैं। हमारा सीमावर्ती तहसील राजगढ़ के अंदर जिस प्रकार अपराध और अपराधियों का गठजोड़, और जिस गठजोड़ में विष्णुदत्त शामिल नहीं हुए, इस कारण से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। और हम लोग आज इसी प्रकार की घटनाएं राज्य के अंदर अलग अलग जगह पर है। आपने जुलाई के अंदर भरतपुर डिवीजन में टोडा बी में मुकेश जोशी जो पहले सेवानिवृत्ति हुए, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। सांचौर के अंदर एक उस थाने के अंदर ही गीता नाम की लेडी कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। चित्तौड़ की बात हमारे सामने ही है, निमेड़ा में इसी 9/5 की पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कर्मचारियों के सरेआम वहां के माननीय सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में पिटाई हो रही है। और इसी प्रकार की घटनाएं अनेक हो रही है। आज आपराधिक तत्व के लोग पुलिस पर हमला करने में भी हिचक नहीं कर रहे। तो कुल मिला के राजस्थान की बिगड़ी कानूनी व्यवस्था इसलिए है कि राजस्थान के अंदर, जिलों के अंदर फील्ड में जाने वाले अधिकारियों की काबिलियत अब धन इकट्ठा करने वाले और ऊपर तक धन को पहुंचाने वाले, और उसके साथ साथ उनका राजनीतिकरण करने का काम किया गया। कल प्रयास किया गया, यहाँ के जितने भी एक समाज, जिस समाज के विष्णुदत्त थे, हम उनका आदर करते हैं, उन सब अधिकारियों को बुलाया गया। और वो क्षण भी आए जब मेरी एक डीवाईएसपी से तकरार हुई, और तकरार इस बात पर हुई कि जब परिवारजन ने और हम सब लोगों ने तय कर लिया कि वो शव वहां से हटेगा नहीं, हम उसको वहीं डीप फ्रीजर के अंदर रखवाएंगे, तो इन महानुभाव ने सुपारी ले ली कि अब शव को यहाँ से निकालकर हम भरतिया हॉस्पिटल जयपुर में, चूरू में लेकर जाएंगे। और उसके बाद जब हम लोगों, मैंने जाकर विरोध किया तो उन्होंने कहा मुकदमे दर्ज करेंगे हम। और मैंने कहा मुकदमों से कोई हम घबराने वाला नहीं, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद जो तकरार हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, वो आपके सामने है। मोटे तौर पर इस लोमहर्षक घटना से मैंने आज जीवन में पहली बार उसके साक्षी रहे हमारे जिला प्रमुख जी, सांसद जी, और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी और पूर्व जिलाध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी, जब अंतिम विदाई हम दे रहे थे उनको पुष्प अर्पित करके, और जब उनका शव थाने के सामने से निकल रहा था, जिस प्रकार दोनों तरफ कतारें बांधकर
आंखों में आंसू और हाथ में पुष्प लेकर किसी भी तो पूरे प्रयास के पश्चात भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम सब लोगों ने बार बार कहने के बाद भी भावावेश में हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित आ गए। कल रात्रि के अंदर भी पुलिस ने दबाव डाला कि हम सांसद को गिरफ्तार करेंगे, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, और उसके बाद जद्दोजहद के अंदर ये सारी बातें मानी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्होंने मृतक आश्रित को नियुक्ति देने के लिए जो हमारी बात हुई थी उनकी पत्नी नंबर 147 इसकी जांच CID CB के IPS अधिकारी कर रहे हैं, जो उन्होंने खुद नहीं माना है। और हमें उम्मीद है कि इस जांच में सारी बातें विकास शर्मा पुलिस अधीक्षक CID CB इसकी जांच का आना चाहिए। और एक जिन रोजनामचों के अंदर जो उनके परिवारजनों ने कहा है कि उसके रोजनामचों के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि मेरे पर किन किन का दबाव था, वो रोजनामचे स्वाभाविक होने चाहिए। इस प्रकार की हमारी मांग है। और स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन देने का नारा देने वाली सरकार की कलाई इनकी पहली वर्षगांठ अभी निकली है, उसमें ही खुल गई। इतना मोटे तौर पर इस घटना के संबंध में मुझे इतना ही निवेदन करना था। हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर लोग हैं और हमारा कोरोना के वैश्विक महामारी के अंदर जितनी सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी का सही पर काम करने वाला कार्यकर्ता लगा आप सब लोगों के सामने है। अभी हम शहर के अंदर और खाद्यान्न वितरण करेंगे, वो अलग कार्यक्रम हमारा होगा। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मोटे तौर पर मैंने आज आपको इसी एक ये जो पत्र जारी हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, एक जो FIR है, FIR की कंटेंट से कहते हैं कि अमानवीय काम हुआ। आज साधारण मृत्यु पर भी हम तत्काल उनके परिजनों को सूचित करते हैं। परिजनों को सूचित नहीं करना और सुबह से लेकर और 9:30 बजे से लाश को घंटों घंटों तक टंगे रहना, 12 घंटे तक लाश टंगी रही, ये एक अमानवीय काम हुआ। इस प्रकार की कार्यशैली पर अपने आप ही कई प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और संदेह की सुई इधर से उधर घूमने लग जाती है। सर, आपने कल 12-13 मांग की थी, उसमें से कितनी मांगे हुई है? मुख्य रूप से देखिए, हमने सबसे पहले परिवार के लोगों से कहा था चाहते उनकी उस बातों में CBI से जांच या न्यायिक जांच। उसमें जांच के अंदर यह भी लिखा गया था कि मृतक आश्रित को नियुक्ति मिले, यह भी लिखा गया था कि FIR दर्ज हो, यह भी लिखा गया था कि आर्थिक पैकेज भी अच्छा मिले। परंतु आर्थिक पैकेज के लिए उनके परिजनों ने कहा कि हम तो अपना कोहिनूर खोल के जा रहे हैं और ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, हमारी बहुमूल्य चीज ही चली गई। तो उन्होंने कहा हम आर्थिक पैकेज पर बात नहीं करना चाहते, इस विषय को हम खोलना भी नहीं चाहते। लोग को ये नहीं कहे कि विष्णुदत्त के भाइयों ने आकर विष्णुदत्त की लाश को रखकर और रुपयों की सौदेबाजी की। इसी तरह के इमोशनल बातें उन्होंने कही, इसलिए वो मांग पर चर्चा नहीं हुई। मोटे तौर पर एक मांग हमारी ये भी थी कि उनकी मूर्ति लगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने उस पूरे थाने को बनवाया है। और इन बातों को लेकर हम सोचते हैं कि यहाँ के पुलिस अगर चाहते हैं कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस प्रकार के लोगों की मूर्ति, तो खुद को इसमें आगे आना चाहिए। मैंने पहली बार देखा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी अपने ही तंत्र में काम करने वाले कर्तव्यनिष्ठ एक इंस्पेक्टर के दुखद मृत्यु पर आगे होकर परिवार की भूमिका के बजाय सरकार के निर्देशों की पालना में सरकार की भूमिका में आ गए। ये अफसोसजनक बात है। मेरा सवाल इससे आप तो पहले गए होंगे, सबसे पहले पहुंचे थे। डेड बॉडी आपने देखी थी दूर से, अंदर जाने दिया था इन लोगों ने? नहीं, डेड बॉडी हमने देखी भी नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो कोई भी आरोप लगा सकते थे। ये किसने बताया कि उन्होंने आत्महत्या की? क्योंकि सुसाइड नोट परीक्षण हो गया इसका, ये उन्होंने ही लिखा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए तो जो ये आप देखें ये जो FIR दी गई है ना, FIR के अंदर उन्होंने संदिग्ध, हाँ, जो पहला शब्द उन्होंने कहा ना कि उनकी पता लगा मृत्यु हो गई, वो संदिग्ध शब्द आया है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि पुलिस जब कभी किसी नॉर्मल आदमी की डेथ होती है और इस तरह के कोई फांसी के फंदे पर लटकता है, डेथ होती है, तो वो
उसका पहला बयान होता है कि हम दोनों पक्ष से देख रहे हैं, हम आत्महत्या का भी एंगल देख रहे हैं और बाकी दोनों पक्ष देखते हैं। इस मामले में एक भी बयान हमको पुलिस का ये नहीं दिखा कि हम कोई दूसरा पक्ष भी देख रहे हैं। इसीलिए न्यायिक जांच की हमने मांग की। न्यायिक जांच में सारी बातें सामने आपने आएगी। जो उनके परिवार के लोगों को भी ये बार बार वो कहते थे कि वो बड़े मजबूत दिल के आदमी थे और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। परिवार के लोगों को भरोसा नहीं। सीबीआई जांच की मांग क्यों छोड़ी? क्योंकि मेरे ख्याल से पुलिस की जांच पुलिस ही करेगी, जैसा कि उन्होंने उसको जुडिशियल इंक्वायरी में तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को सरकार का रिक्वेजिशन आएगा या हाईकोर्ट के जज को रिक्वेजिशन आएगा, फिर यहाँ से वो अपॉइंट करेंगे किसी को, फिर वो कमीशन बढ़ेगा। कमीशन अपनी सुनवाई को स्वाधीन करेगा, उसके सामने सारे तथ्य जाएंगे। नहीं, आपने जैसे कमिश्नर, आप अपने मंत्रित्व काल में आपने तमाम कमीशनों का गठन किया होगा। कमीशन का एक दायरा होता है, कमीशन जो है वो जांच करता है, तो उसके जांच का जो तरीका होता है वो न्यायिक उस पर आधारित होता है। जो पुलिस की जांच होती है, जो आपकी पुलिस तो कटघरे में, तो इसलिए ये पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस की जांच जो सीबीआई जिस एंगल से कर सकती है, जो एंगल हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें जो नेक्सस है वो सीधा कृष्णा पुनिया या विधायक सीधे इन्वॉल्व हो, ये कोई बहुत जरूरी नहीं, उनके लोग हो सकते हैं, किसी कोई पीछे से कुछ कर रहा हो, कुछ जो भी हो, वो सारी बातें तो ओपन होंगी जब कोई पुलिसिया ढंग से जांच करेगा, लेकिन वो यहाँ का आदमी ना हो। देखिए, उनके परिवार के लोगों ने सीबीआई की जांच की बात जब चली, उसके परिवार के लोगों ने और सरकार ने नकारा, उसको सिरे से खारिज किया उन्होंने। और ये जो जांच हो रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी जांच भी हम लोगों ने मांग की कि हमें इसकी जांच भी एक आईपीएस अधिकारी करे, तो आईपीएस अधिकारी को उन्होंने दी है। तो अभी जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाए तब तक इस पर कोई कहना और कोई टिप्पणी करना भी मैं समझता उचित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, कुछ आया अभी? पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई, पोस्टमार्टम हो गया, बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। मौत का समय वगैरह कुछ नहीं पता। और ये जो स्थानीय विधायक की बात जो कही गई है, इस बात में कि हमने कोई उनको राजनीति से प्रेरित होकर उन पर आरोप नहीं लगाया। जो पहले उनकी मृत्यु से पहले जो व्हाट्सएप पर उन्होंने लिखा, जो उनकी बात हुई जिसमें उन्होंने एमएलए का नाम लिखा, आज वो दुनिया में नहीं है। तो रोजनामचे में जो लिखा गया, रोजनामा तो घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से चलता है, वो तो वो उसमें तथ्यों के अंदर इंदिरा आ जाए क्या बात है क्या नहीं। और एक ही आप देख रहे हैं, पहली बार मैं यहाँ से 7वीं बार एमएलए, ऐसे नाजुक मौके कई बार भी आए, पर पहली बार एक थाने में एक आदमी किसी से नाराज हो सकता है, 2 में नाराज हो सकते हैं। अलग अलग कौम, अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, डिसिप्लिनरी फोर्स के लोग हैं। मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि सामूहिक तौर पर एक डिसिप्लिनरी फोर्स क्या पूरा थाना लिख कर दे दे कि हमें इस प्रकार परेशान किया जाता है। ये सत्य, मेरा कहना यह है ना कि एक इंस्पेक्टर रैंक के आदमी का मरना, चाहे वो सुसाइड करके मारा, चाहे जैसे भी मारा, मेरे ख्याल से भारत में भी आपको कोई ऐसा केस नहीं है। ये इंस्पेक्टर की एक ऐसी पोस्ट होती है जो नीचे से आता है और बीच की ऐसी पड़ी होती है जो किसी दबाव में बेसिकली नहीं आता। कोई मैंने मरते हुए किसी इंस्पेक्टर को आज तक इंस्पेक्टर रैंक के आदमी को सुसाइड करते हुए नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो बताइए। नहीं, मेरी कोई निजी नहीं है। मैंने भी बहुत दिमाग दौड़ाया, मुझे कहीं कोई, मेरा मानना ये है कि ये कोई बहुत ही ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिस पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए, उस परिस्थिति को पता लगाने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति। एक बात तो आप सही कह रहे हो, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। और हम लोग जुडिशियल कमीशन के सामने जाएंगे भी, उन तथ्यों को खोजने की कोशिश भी करेंगे जो परिस्थितियाँ जिन बातें सामने आई होगी। परंतु एक बात स्पष्ट हो गई, ये तो एक थाने के अंदर अब रिकॉर्ड पर आ गया। तो थाने के अंदर एक सर्किल इंस्पेक्टर के गाड़ी चलाने वाले कांस्टेबल को बैठाया जाता है, उसके लिखा पढ़ी और पढ़ने वाले रीडर को बैठाया दिया जाता है, और 2 हेड कांस्टेबल उसके आदेश पर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, अवैध शराब बिकती देखते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी हटा दिया जाता है। तो ये तो एक थाने की कहानी है। मैंने जब कहा ना, मेरा आरोप है ये घर घर की कहानी के तरह थाने की कहानी इस जिले के अंदर, इस राजस्थान में चल रही है। सर, विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए विपक्ष की बड़ी साजिश है। नहीं, मैं उनका एक खिलाड़ी के रूप में हम सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र का नाम आगे किया है, परंतु जब राजनीति में इस प्रकार की दखलंदाजी होगी
तो निश्चित तौर पर, और उनको घबराना किस बात का चाहिए? उनको आगे बढ़कर अपने आप को जांच के लिए सामने आना चाहिए। क्या व्हाट्सएप में उनका नाम लिखा गया है? ये इतने लोग एक साथ ये कह रहे हैं कि हमारे पर अनुचित दबाव है, वहाँ जर्रा खड़ा है। हमने तो नहीं कहे। आज राजगढ़ के अंदर हर कोने के अंदर आदमी रो भी रहा है और उनको कोस भी रहा है। मेरी जानकारी तो ये है कि जो व्हाट्सएप चैट जिससे हो रही ना, पुलिस मुख्यालय उसको ही गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। ये तो पुलिस का काम है, मैं बता रहा हूँ ना। ये पुलिस के उच्च अधिकारियों का एक विभत्स चेहरा सामने आया है। पुलिस के प्रबंधीय काम में लगे हुए अधिकारियों की संवेदनहीनता का चेहरा सामने आया है। और पुलिस आपराधिक गठजोड़ को नहीं मानने वाला का हर्ष क्या हो सकता है, ये सामने आया है। बोलो अध्यक्ष जी।